दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप देख सकें हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सी-टेट यूपी-टेट बी-टेट स्पेशल में ज्योग्राफी के 6 लेसन पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को पढ़ते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए कॉपी पेन लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए और मैं क्वेश्चन की सिलसिला शुरू करती हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए, ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। कथन 1 और 2 दोनों लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़िए। चलिए, मैं इसका आंसर बताती हूँ। सही जवाब है, ये दोनों कथन सत्य है। ये क्यों है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ कि पृथ्वी की सतह की टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये देखिए, यहाँ अपर्दन की परिभाषा दी गई, तो ये कथन सही हो गई है। और निरपेक्षण की प्रक्रिया द्वारा इसको फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। साथ ही यह स्थलाकृतियाँ निर्माण की ब्राहा प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। तो ये थे इन दोनों कथन के बारे में डिटेल्स आप लोग जाने, ताकि अच्छे से आप लोग को याद रहे काफ़ी समय तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों के निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। इसका सही जवाब है आंतरिक एवं ब्राहा दोनों प्रक्रियाओं के कारण। मैं समय ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 5 सेकेंड में ही आंसर बता रही हूँ। अगर आप लोग को टाइम अधिक चाहिए तो पॉज कीजिए और कर देखिए, और वैसे कोशिश कीजिए कम समय में ही बताएं। तो चलिए, मैं इसके बारे में बता दूं कि विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या ब्राहा प्रकृति स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। तो ये दोनों आंतरिक और ब्राहा दोनों प्रक्रियाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी दलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग सभी जानते हो कि मैं इसका सही जवाब बता दूं, अरावली पर्वत। चलिए, मैं ये देखिए, पहले मैं आपको आंसर बता दूं, अरावली पर्वत। इसके बारे में बता दूं कि भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी दलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, मतलब इसके बारे में डिटेल्स थे। इससे कई क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जितने क्वेश्चन में स्क्रीन पर आपको दिखते हैं हूबहू ना ये आएंगे और नहीं उतने क्वेश्चन होते हैं। मैं इससे काफ़ी इंटरनेट क्वेश्चन भी बनाती हूँ और उसके डिटेल्स बताती हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से, ऑडियो वीडियो से पढ़ाई अच्छी होती है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दोनों आपके सामने हैं। सही जवाब बता दूं, ये इसका सी होगा। मैं कथन नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसे पढ़िए। मैं इसका डिटेल्स आपको बता दूँगी। देखिए, दोनों कथन सही है, ये आंसर करेक्ट है। क्यों है ये भी बता दूँ। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है जिसे हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, अल्पस, एंडीज पर्वत। ये श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ये इससे जुड़ी कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खबड़ तथा शिखर शंखाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। तो आपको हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन से पर्वत हैं? तो हिमालय और आल्प्स। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे ही आएंगे। तो उस समय बुद्धि विवेक पूरे अपने जगाए रखना है। उसके लिए आप क्वेश्चन को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको दिमाग पूरी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन से सही सुलेमित है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। तो आप इसे देखें, आप इसे सुलेमित कीजिए। ये देखिए स्क्रीन पे आपको 1 2 3 4 ये चारों दिख रहे हैं और यहाँ पर सभी पर्वत के बारे में नाम है। तो ये किस किस से है ये देखिए, इसे मिलाइए। इसमें देखिए आंसर है 2 और ये जो 3 है ये सुलेमित है। तो बी इसके करेक्ट होंगे। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने मेरे वीडियो को भी देखा होगा और सुना होगा ध्यान से, तो मैंने अभी इसकी जिक्र की है। इसकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तब वंतोस पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खनन हास्ट जिसे कहते तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका वंश जिसे ग्रावेन भी कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो ये मैंने इन सब चारों के बारे में डिटेल्स आपको बता दिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत बातें याद रहेंगी। और जिस भी तरह से आपको मिलाने के लिए जाइएगा, सही सुलमित करें या गलत सुलमित करें, दोनों तरह में आपके सही आंसर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करीब आप लोग सभी जानते होंगे, प्रशांत महासागर। इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो मनाकी पर्वत है वो हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ये देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग करीब सभी ने इसके सही जवाब दिए होंगे। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि किन किन फ्रेंड ने मेरे इसके सही जवाब दिए हैं। ये देखिए सही जवाब है तिब्बत का पठार। देना चाहिए, आप लोग के अधिक आंसर सही आए होंगे। चलिए जिन्हें नहीं आते हो उनके लिए भी कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में विस्तृत बता देती हूँ। आप जब मेरी वीडियो आज देख लिए होंगे और जिनके सही होंगे बहुत अच्छे, और जिनके गलत होंगे उन्हें अब की बार से गलती नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सभी पठारों के बारे में चर्चा कर आपको ढक्कन के पठार और तिब्बत का पठार विशेष महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में मैंने पूरी आपको डिटेल्स बता दी। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप लोग के जिनके सही हो तो उन्हें तो अच्छी बात है मेरी तरफ से, और जिन्हें नहीं भी आते होंगे वो भी आज के बाद गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीचे दिए गए जल
प्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जल प्रपात को पहचानिए। ये सब जो है प्रपात है, जल प्रपात है, इसे पहचानना है। आपके सामने ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ें और इसका सही आंसर बताएं। तो पठारी क्षेत्रों के जो जल प्रपात है उसके अनुसार ये सी आंसर सही होगा। क्यों होगा ये भी मैं बता दूं कि पठारी क्षेत्रों में जल प्रपात होते हैं। पहली बात आप इसे नोट कर ले। आपको देखिए फ्रेंड, जो समझ में नहीं आए या जो कठिन लगे उसे आप कॉपी पे ले करके ज़रूर नोट कीजिए। पढ़ने का ये रूल है कि जो कठिन वर्ड लगे, जो कठिन शब्द लगे, जो आपको न जानकारी हो और आपको इम्पोर्टेंट लगे, उसे आप नोट करते जाइए। इससे आपको याद भी होगा, रिवीजन भी होगा और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। चलिए, पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। छोटा नागपुर पठार की स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोंग प्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जोंग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है तथा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये मैंने फ्रेंड इसके सिर्फ आपको आंसर ही सही नहीं पता, इसके बारे में पूरी सही जानकारी आपको डिटेल से दे दी है, जिससे कि आगे आपको अच्छी तरह से याद रहे और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दे, किसी प्रकार की से मिला कर के घुमा कर दे दे, तो आप इसके सही आंसर दे सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए कथन 1 और 2 पर आप विचार कीजिए। मैं कथन को नहीं पढ़ रही हूँ, समय ज़्यादा लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी करके, बिल्कुल सीटेट नज़दीक आ गई है तो मैं समय निकाल कर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोग को दूँ, ताकि आप लोग भी स्टडी अच्छे से करें। और आप लोग का काम है कि आप लोग एकदम रेडी हो जाएं, जमकर मन लगाकर दिल से स्टडी करना शुरू कर दें। समय कम है, समय की कीमत को पहचानिए। टाइम इज मनी। चलिए, इसका सही जवाब सी है। बहुत टाइम ले ली, 5 सेकंड से ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कम समय भी देती हूँ। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू और सिल्ट को वे घाटियों में निरपेक्षित कर देती है। इन्हीं निरपेक्षों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यंगोत्से नदी कहाँ बहती है? यंगोत्से, चलिए इसके बारे में बताइए। ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कहाँ की है। चलिए समय नहीं लेते हुए मैं सही जवाब बता दूँ, ये चीन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर को लेकर के चलूँगी। तो जाते जाते बस ये कहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं जो, तो वो कर लें सबसे पहले, क्योंकि मैं चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो बनाकर आपको देते चलूँ और पार्ट बाई पार्ट आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लेकर आऊँगी।